अभी आप लोगों से चर्चा हुई थी सरकार के अंग, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। अब हम बात करेंगे कि व्यवस्थापिका का जो स्वरूप है वह क्या है। व्यवस्थापिका के स्वरूप की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थापिका का स्वरूप क्या होता है। जैसे अभी हमने कहा कि भारत है और आपका इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। यहाँ पर जो व्यवस्थापिका है वह दो सदनात्मक है, जिसमें दो सदन हैं। और कुछ और भी देश हैं जहाँ पर केवल एक सदन है, जैसे पाकिस्तान, चीन, पुर्तगाल, यूनान, तुर्की। यहाँ का सदन क्या है? एक सदनी है। अब हम चर्चा करते हैं कि जो व्यवस्थापिका का जो स्वरूप है एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सदनात्मक की, कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप इसकी चर्चा कर लें। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण, ये पॉइंट नोट करो। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण नंबर 1 में लिखिए। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण में नंबर 1, एकता तथा एकरूपता का प्राबल्य। एकता तथा एकरूपता का प्राबल्य। ठीक है ना? इसका अभिप्राय समझ में आ रहा है? जब एक सदन होगा तो स्वाभाविक है कि एक सदन में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो फैसला होगा, उस पर त्वरित गति से कार्रवाई। तो इसमें प्राबल्य, प्रबलता है ना, प्राबल्य का अभिप्राय यही है। नंबर 2, विलंब का अभाव। क्योंकि एक ही सदन है, जब कोई विषय उस सदन में विचारार्थ आएगा तो उस पर फैसला जल्दी हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य शीघ्र हो जाता है, या यह कह सकते हैं शीघ्र हो जाता है, उसमें विलंब नहीं होता। नंबर 3, व्यय में कमी। द्विसदन है, सदस्यों की संख्या दो सदनों को मिलाकर के अधिक होगी। दोनों सदनों के सदस्यों को वेतन, भत्ते या अन्य सुविधाएं देनी होंगी। जब एक सदन है तो स्वाभाविक है कि सदस्यों की संख्या कम होगी, तो उन्हें वेतन, भत्ते और सुविधाएं भी कम देना पड़ेगा। इसलिए जो व्यय भार है वह भी कम आएगा। नंबर 4, जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व। जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व, एक शब्द है इसमें, सच्चा प्रतिनिधित्व। सच्चा प्रतिनिधित्व का अभिप्राय है कि एक सदनी व्यवस्था में, क्योंकि एक ही सदन है और जनप्रतिनिधियों का चुनाव आम जनता सीधे तौर पर करती है, इस प्रकार से एक सदनी व्यवस्था में जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व होता है। नंबर 5, उत्तरदायित्व की भावना का प्राबल्य। उत्तरदायित्व की भावना का प्राबल्य। उत्तरदायित्व समझ रहे हैं ना आप? जब एक ही सदन है, दूसरा सदन नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी अधिक होती है। इसलिए उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारा दायित्व महत्वपूर्ण है, इस दायित्व का निर्वहन हमें बखूबी करना चाहिए। यह एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण हो गए। अब आप आ जाइए एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष। ये 5 पॉइंट आपको बताया गया कि उसके गुण क्या है। और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष, पहले भी हमने चर्चा किया है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का जो गुण है
वह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का दोष है, और जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का गुण है वह एक सदनात्मक व्यवस्था का दोष है। ठीक है ना। अर्थात दोनों में से कोई भी अगर आपको ध्यान में रहेगा, याद आएगा, भाव समझ में आ जाएगा, तो आप दोनों को जवाब लिख लेंगे। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष में नंबर 1 में लिखिए नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव, ठीक है ना। क्योंकि एक ही सदन है, इस पर नियंत्रण लगाने वाला कोई और दूसरा नहीं है। इस प्रकार से इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें यह बात मन में बनी रहती है कि इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए यह अनुचित भी कर सकता है, इसलिए कहा गया कि नियंत्रण का अभाव। नंबर 2 जल्दीबाजी की संभावना। जल्दीबाजी की संभावना, जल्दीबाजी की संभावना, जैसे कहा जाता है अक्सर ही जल्दी काम शैतान का, कहा जाता है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। तो जल्दीबाजी में यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह काम अच्छा ही हो, ठीक है। इसलिए एक सदनी व्यवस्था में जल्दीबाजी की संभावना अधिक रहती है। नंबर 3 उत्तेजना की प्राबल्यता। उत्तेजना की प्राबल्यता, ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं एक सदनी व्यवस्था में जब चुन करके आते हैं तो इनके अंदर एक उत्तेजना का भी भाव रहता है कि इस काम को हम तेज़ी से करेंगे। अगर सही दिशा में गए तो अच्छा, और सही दिशा में नहीं गए तो बुरा हो जाएगा। नंबर 4 शासन में शिथिलता। शासन में शिथिलता, शासन में शिथिलता का अभिप्राय क्या है? जब नए लोग जाएंगे, युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी यह नियम बनाएंगे, तो जो पुराने नियम हैं जिस पर शासन के जो अन्य अंगों के चलने का स्वभाव है, ठीक है, जब बार बार परिवर्तन होगा नियम का तो स्वाभाविक है कि जो उसकी क्रियाशीलता है वह कम हो जाएगी, उसमें तेज़ी नहीं आएगी। जैसे जब कोई नियम है, उसके बदले में कोई नया नियम बन गया तो उस नियम को लागू करने में, क्रियान्वयन करने में समय लगेगा। पहले लोग उसको समझेंगे, उसके बाद उसको क्रियान्वित करेंगे, और जबकि जो पहले से नियम बना हुआ है जिसको क्रियान्वित कर रहे हैं उसको क्रियान्वयन करने में विलंब नहीं होता। नंबर 5 कार्यकारिणी की स्वतंत्रता का अभाव। ठीक है, कार्यकारिणी की स्वतंत्रता का अभाव यह इसका दोष है। अब हम आते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण। अभी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण और दोषों की चर्चा कर रहे थे, अब हम आगे देखते हैं इसको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण। नंबर 1 उतावलेपन से उत्पन्न भूलों पर पुनर्विचार। उतावलेपन से उत्पन्न भूलों पर विचार, ठीक है ना। एक विचारक है इसमें, बलनसली, उनका कथन नोट कर लीजिए। बलनसली दो आँखों की अपेक्षा चार आँखें
सदा अच्छा देखती हैं। चार आंखें सदा अच्छा देखती हैं, विशेषकर जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक हो। दूसरे विचारक है लेकी। नियंत्रण करने, संशोधन करने तथा रुकावट डालने में जो काम द्वितीय सदन करता है उससे उसकी आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। ठीक है ना। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का यह जो गुण है पहला, कि उतावलेपन से उत्पन्न भूलों पर विचार। द्विसदनात्मक ऐसा सदन जिसमें दो भाग, दो अंग, जैसे हमारे यहाँ संसद है तो उसका लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल है तो विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। यह एक सदनी होता तो केवल लोकसभा होता, या फिर विधानमंडल में केवल विधानसभा होता। तो ये दूसदनी व्यवस्था की बात हो रही है। अगर कोई फैसला उतावलेपन में ले लिया गया है तो उस पर जो दूसरा सदन है उस पर विचार कर लेता है, पुनर्विचार कर लेता है। नंबर 2, प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक। ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा में प्रथम सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा में प्रथम सदन कौन है? लोकसभा ना। और द्वितीय सदन राज्यसभा। और निम्न सदन कौन है? लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा। विधान परिषद में निम्न सदन कौन? विधान मंडल में निम्न सदन कौन सा है? और प्रथम सदन कौन है? विधानसभा। और उच्च सदन कौन है? विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा अंग है? विधान परिषद। और दूसरी सदन कौन है? विधान परिषद। पहले ही हमने बताया कि गणितीय व्यवस्था यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। एक बार और सुन लो आप। संसद में प्रथम सदन और निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, द्वितीय सदन और उच्च सदन। विधानमंडल में प्रथम सदन और निम्न सदन, विधानसभा और द्वितीय सदन और उच्च सदन विधान परिषद। ठीक ना। समझ लो, याद करने से काम नहीं चलेगा, समझ लोगे हमेशा के लिए काम देगा। प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक, यही लिखा है। इसमें ब्राइस है एक विचारक, उनका कथन है, नोट करिए।
बराई जी क्या कहते हैं, दो सदनों की आवश्यकता, दो सदनों की आवश्यकता इस विश्वास पर आधारित है, इस विश्वास पर आधारित है कि एक परिषद की स्वाभाविक प्रवृत्ति, एक परिषद की स्वाभाविक प्रवृत्ति घृणापूर्ण, अत्याचारी तथा भ्रष्ट बन जाने की ओर होती है, तथा भ्रष्ट बन जाने की ओर होती है, भ्रष्ट बन जाने की ओर होती है, जिसे रोकने के लिए एक समान सत्ताधारी दूसरी परिषद का अस्तित्व आवश्यक है। दूसरी परिषद का अस्तित्व आवश्यक है। ठीक है ना। तीसरा लिखिए इसमें, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के गुण में, स्वतंत्रता की रक्षा का अच्छा साधन, स्वतंत्रता की रक्षा का अच्छा साधन। ठीक है। स्वतंत्रता की रक्षा का अच्छा साधन। लॉर्ड कथन है, नोट करें, लॉर्ड एक्टन का, लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए द्वितीय सदन आवश्यक है। यह नीतियों में संतुलन स्थापित करता है। संतुलन स्थापित करता है तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा और प्रथम सदन के दोषों को दूर करता है। नंबर 4, प्रथम सदन के कार्यभार में कमी, प्रथम सदन के कार्यभार में कमी। ठीक है ना। स्वाभाविक है कि दो सदन होगा, कुछ ऐसे विवादपूर्ण कार्य होते हैं जिसको एक सदनी व्यवस्था में आसानी से कर पाना संभव नहीं होता। इन स्थितियों में दोनों सदन मिलकर के इस प्रकार की जो जटिल समस्याएं उसका निदान आसानी से कर लिया करते हैं। नंबर 5, कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि।
गेटेल एक विचारक हैं, गेटेल। दोनों सदन एक दूसरे पर, गेटेल, दोनों सदन एक दूसरे पर, दोनों सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके, दोनों सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके, रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देते हैं, कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता देते हैं और अंत में इससे दोनों विभागों के सर्वोत्कृष्ट हितों की अभिवृद्धि होती है। दोनों विभागों के सर्वोत्कृष्ट हितों की अभिवृद्धि होती है। नंबर 6, संघीय राज्यों के लिए विशेष उपयोगी। संघीय राज्यों के लिए विशेष उपयोगी। नंबर 7, सुयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति। सुयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति। सुयोग्य व्यक्तियों की सेवाओं की प्राप्ति। सुयोग्य व्यक्ति का अभिप्राय क्या है? जो ऐसे लोग हैं जो किसी दल में प्रतिबंधित नहीं है, दल में बंधे हुए नहीं हैं। प्रथम सदन में जब वे निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते और द्वितीय सदन में उन्हें मनोनीत कर दिया जाता है। 3 स्थितियों में उनका जो कार्य करने का तरीका है बेहतर होता है अन्य लोगों की अपेक्षा के। नंबर 8, नीति में स्थायित्व। नीति में स्थायित्व। यह प्रमुख गुण है एक तरह से नीति में स्थायित्व। क्यों नीति में स्थायित्व क्यों होता है? उसकी कुछ वजह हैं। क्योंकि प्रथम सदन से ये जो द्वितीय सदन के लोग हैं अपेक्षाकृत अधिक योग्य होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक योग्य होते हैं, इसीलिए इनको उच्च सदन कहा जाता है ना। प्रथम सदन से अधिक योग्य होने के कारण द्वितीय सदन के लोगों को उच्च सदन कहा जाता है। ये विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, उस आधार पर इनका मनोनयन होता है। या तो निर्वाचन होता है तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है, जैसे उसका क्षेत्र बटा हुआ है कि किस क्षेत्र से कितने लोग आएंगे, या स्नातक संवर्ग से कितने आएंगे, शिक्षक संवर्ग से कितने आएंगे। तो स्वाभाविक है क्योंकि क्वालिटी और गुणवत्ता उनसे अधिक होगी। इसलिए जो नीति है उसमें स्थायित्व कुछ अधिक होता है। कितने पॉइंट हो गए थे? 9 में आइए। प्रथम सदन का सहयोगी। प्रथम सदन का सहयोगी। 10वां, जनमत जानने का अच्छा साधन। जनमत जानने का अच्छा साधन।
ठीक है ना। कैसे अच्छा साधन है? प्रथम सदन में कोई चीज़ पास हो गई, फिर वह द्वितीय सदन में आती है तो उस पर चर्चा की जाती है। जब चर्चा की जाती है तो उस दौरान जनमत, जनता का मत, उस राज्य के भीतर जनता भी इस बात को जान जाती है कि संसद का प्रथम सदन लोकसभा या विधानमंडल का प्रथम सदन विधानसभा से जो नियम पास हो करके द्वितीय सदन में आया है, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, वह उस पर चर्चा करता है। क्या करता है? चर्चा करता है। तो जब चर्चा करता है तो उस दौरान उस राज्य की जो जनता है उसके बीच में भी यह बात जाती है। इस दौरान द्वितीय सदन के लोगों को जनमत क्या सोच रहा है, जनता क्या सोच रही है या जनमत क्या है, यह भी एक अच्छा साधन हो जाता है। अस्वाभाविक है कि जनता में अधिकांश लोग जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो ज़्यादा उम्मीद है कि बेहतर होगा। यह रहा आपका 10 गुण। अब आ जाइए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष नंबर 1, रूढ़वादिता। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष नंबर 1, रूढ़वादिता। रूढ़वादिता सामान्य तौर पे कुछ चीज़ें आप जान सकते हैं कि जो सुयोग्य व्यक्ति है वह अनुशासन प्रिय होगा, ठीक है। और कोई अनुशासन प्रिय है तो स्वाभाविक जो उसकी प्रवृत्ति होगी, भले ही वह उदार हो लेकिन दिखता नहीं, दिखता है नहीं दिखता, वह अनुदार होता है। दो चीज़ें देखो, सुयोग्य है, अनुशासन प्रिय है, और अनुदार है। कैसा है? अनुदार है। उदार क्यों नहीं है? क्योंकि उसको आम जनता से वोट लेकर के उस पद पे नहीं जाना है। आम जनता से वोट लेकर के उस पद पे जाना होता तो क्या होता? उदार होता। क्या होता? उदार होता। इसलिए कि अगर हम उदार नहीं होंगे तो लोग हमें आखिरकार क्यों जिताएंगे? जिताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? सुयोग्य व्यक्ति जो अनुशासन प्रिय है उससे मतलब नहीं है। उससे तो मतलब एक जो सही कार्य है उसको हम करेंगे, कोई मुझे पसंद करे या न करे। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए कहा गया कि रूढ़वादिता, जो उसके अंदर जो एक चीज़ बैठ जाती कि यह काम मुझे करना है, उसी काम को करता है। जबकि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, आम जनता जब निर्वाचित होता है तो आम जनता के बीच की जो बातें हैं उसको महसूस करके तभी जानेगा कि हम महसूस करेंगे, इनसे कहेंगे हम इस काम को करेंगे तभी मेरे साथ आएंगे, ठीक है। तो ये है दोष उसका नंबर 1, रूढ़वादिता। नंबर 2, अनावश्यक या हानिकारक। ठीक है, अनावश्यक या हानिकारक। एक विचारक है फ्रांसीसी विचारक हैं, एविसेइज। ये कहते हैं, नोट कर लीजिए कोटेशन इनका, यदि द्वितीय सदन का प्रथम सदन से मतभेद है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक हैं एविसेइज, यदि द्वितीय सदन
का प्रथम सदन से मतभेद है तो यह उसकी शैतानी है। प्रथम सदन से मतभेद है तो यह उसकी शैतानी है। यदि वह उससे सहमत है तो उसका अस्तित्व अनावश्यक है। और चूँकि वह या तो सहमत होगा या असहमत, अतएव उसका अस्तित्व किसी दशा में भी लाभदायक नहीं है। ठीक है ना। आज इतनी चर्चा करते हैं।